Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all guys are fine. Today our topic is hypothesis testing. इसी टॉपिक पे सेम टॉपिक पे हमने पार्ट 1 बनाया है। उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जिसमें आपको पहले से ये डिफाइन किया गया स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है और डिफाइन हाइपोथेसिस को डिफाइन किया है, पर्पस डिफाइन किया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को हमने डिफाइन किया है और फिर हमने देखे हैं कि कौन से बेसिक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो सकते हैं और उसके बाद हमने टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स को डिफाइन किया है कि कौन से एरर्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग में प्रोड्यूस हो सकते हैं, पी वैल्यू को देखा है और फिर हमने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन की भी डेफिनेशन देखी है। ये बेसिकली हमने, और फिर उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व जो होते हैं टेस्टिंग में उसको भी हमने रिवाइज किए हैं और फर्दर हमने इसकी अब जो हमारे पास कौन चीज़ें रह गई हैं जिसमें हमने अभी तक इसकी कोई एग्जांपल्स को नहीं देखा और कुछ हमने टेस्टिंग प्रोसीजर्स तो कवर कर लिया है, लेकिन उसमें हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की कौन कौन सी शेप हो सकती हैं उसको भी नहीं कवर किया। तो आज हम अपनी जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं टेस्टिंग में, जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 है, इसमें हमने 8 स्टेप्स लिखे हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं टेस्टिंग में, जिसमें हमने कहा है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से टेस्ट कर सकते हैं या पी वैल्यू से या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड से भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूजेबल होता है वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। अब ट्रेडिशनल मेथड को हम कैसे आगे फर्दर अप्लाई करते हैं उसको थोड़ा डिटेल में ज़्यादा हम देखने के लिए आज का हमारा लेक्चर जो है ना इसी चीज़ पे है और फिर एट द एंड हमने इसकी एग्जांपल्स को भी कवर करना है। तो अगर आपने पार्ट 1 को कवर नहीं किया इस लेक्चर के, तो पहले आप पार्ट 1 को कवर कर लें, फिर आप इस पार्ट पे आइएगा। सो वी हैव लॉट ऑफ स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन से बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं इसमें। यहाँ पर तो पहले आपको बताया गया कि 8 स्टेप्स हैं बेसिकली, तो लेकिन आपको थोड़ा यहाँ डिटेल में बताया गया कि पहला तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा है। डाटा जो डाटा है आपके पास वो उसकी नेचर क्या है, यानी आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि डाटा की नेचर कौन सी है, यानी वो डाटा आपका जो बेसिकली उसकी अजम्पशन है कि वो उस बेसिकली किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डाटा फॉलो कर रहा है तो उस पर आपने पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना है, जिसमें जी टेस्ट हो गया या टी टेस्ट हो गया। और अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो उस पर आप बेसिकली पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से इसको चेक किया है कि क्या होता है पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो जी टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है या काइस्के टेस्ट हो सकता है। इसी तरह अनोवा भी, यानी इसको आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कह सकते हैं, जिसमें आप एफ टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक डाटा की नेचर को आपने सबसे पहले देखना है कि कौन सी किस्म का इस पे टेस्ट सूट कर सकता है, या वो आप इसको फर्दर देखेंगे। सो सेकंड स्टेप आपको, यानी कि डाटा के नेचर के बाद आपको पता चल गया कि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इस पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, टी टेस्ट होगा या जी टेस्ट होगा या काई स्क्वायर होगा या कोई और टेस्ट होगा। तो फिर आपने क्या करना होता है, नल हाइपोथेसिस यानी स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसमें हमें पता चल गया कि नल हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जिसको आप बनाते हैं और फिर उसको आप चाहते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए। सो बेसिकली उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट हम करते हैं अपनी क्रिटिकल वैल्यू और अपनी एक्सेप्टेंस रीजन की बुनियाद पे और टेस्ट की बुनियाद पे। ठीक है, इसको हम डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं मैं डिस्कस कर रहा। पार्ट 1 में हम इसको डिटेल में देख चुके हैं। थर्ड स्टेप आपके पास होता है, आपने बेसिकली इससे पहले आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज़ करना होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से पहले आपको पता होना चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं, फिर आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं। सो जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज हो जाता है, नल हाइपोथेसिस भी बन जाता है, तो आप फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने कौन सा यूज़ करना है। अच्छा, अब आपको नेचर डाटा बताएगा कि अब आपको क्या अप्लाई करना है। यूज द डाटा ऑफ द सैंपल टू रीच टू अ डिसीजन टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये तो हमें इस बात में हम क्लियर हैं कि हमें जो डाटा यूज़ करना है वो सैंपल डाटा यूज़ करना है, यानी सैंपल की बुनियाद पे आपने
डाटा लेना है और फिर उसको आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी फार्मूला में यूज़ करना है, जिसमें ये भी हो सकता है एक जनरल फॉर्मेट है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, जनरल फॉर्मेट है जिसमें यहाँ पर आपके पास स्टैटिस्टिक आता है, जिसमें फॉर एग्जांपल एक्स बार हो गया, ठीक है, या आपके पास एस हो गया या कुछ भी। तो स्टैटिस्टिक मतलब जो सैंपल डाटा से वैल्यू आप लेते हैं। यहाँ पर हाइपोथेसाइज पैरामीटर, जिसको आप क्या कहते हैं, म्यू कह सकते हैं। अगर आप एक्स बार यूज़ कर रहे हैं स्टैटिस्टिक को, यहाँ पर म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक को हम डिटेल में देख चुके हैं। स्टैंडर्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो आपका पोर्शन था और फिर एस्टिमेशन का पोर्शन था कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है। अगर यहाँ एक्स बार यूज़ किया तो आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का फार्मूला लिखना होगा। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है, ये फार्मूला का जनरल फॉर्मेट है, ये नहीं है कि ये फार्मूला है, इसका जनरल फॉर्मेट है। आगे फार्मूला कैसे होगा वो भी देखेंगे। डिफरेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम इसको इसी स्टेप नंबर 3 को बहुत डिटेल में देखेंगे, कौन से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फार्मूलाज यूज़ होते हैं, जिसमें री टेस्ट है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। फोर्थ आपने आइडेंटिफाई करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी जो है ना सॉरी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब जो स्टेप 1 में आपने चेक किया था कि उस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसी तरह आपने अपने इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की भी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई डिसीजन रूल फ्रॉम स्टैटिस्टिकल टेबल्स। अब आपने डिसीजन रूल बनाना होता है, जिसको आप टेबुलेटेड वैल्यू भी कह सकते हैं, कि आपने टेबल से एक वैल्यू देखनी होती है जिसमें आपका रीजन जो है ना वो अगर उसमें लाई करेगा तो रिजेक्शन, फिर एक्सेप्टेंस रीजन होगा, उससे लाई नहीं करेगा तो रिजेक्शन रीजन होगा, ठीक है। Decision rule, the critical value that discriminate between acceptance and rejection region depends on alpha level of significance। इसको हम देख चुके हैं कि आपके पास क्रिटिकल वैल्यू ही एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को अलहदा करती है, ठीक है, सेपरेट करती है। इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, अगर आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो आपने स्टेप नंबर 3 में फाइंड की है उसको वो अगर रिजेक्शन रीजन में लाई नहीं करती, तो अब क्या करते हैं आप इट इज़ कंसिडरली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, यानी वो सिग्निफिकेंट होता है। यानी इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो है ना आपका हाइपोथेसिस क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, यानी रिजेक्ट होगा, ठीक है। आपने एच नॉट को रिजेक्ट करना होगा। इफ इट फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस एरिया इट इज़ कंसिडर्ड नॉट सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट, यानी अगर वो उसमें लाई नहीं करेगी आपकी वैल्यू, तो फिर आप क्या करते हैं, अपने यूँ भी कह सकते हैं कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है या नॉट सिग्निफिकेंट है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि आप H1 को एक्सेप्ट कर लेते हैं और H नॉट को डू नॉट रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। So whenever we reject an null hypothesis, there is always a possibility of type 1 error. Definitely जब आप reject करते हैं null hypothesis को, type 1 error हो सकता है, इसी तरह type 2 error भी हो सकता है। 6 स्टेप में क्या है, कंप्यूट टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो अब आपने जो क्रिटिकल रीजन बनाने के बाद अब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट करना है, यानी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला बनाया है ना, अब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को फाइंड करना है, यानी उसकी उसकी जो उसमें डाटा होगा, डाटा की बुनियाद पे आपने सारे जो भी ऑब्जर्वेशन की इंफॉर्मेशन होगी वो उसमें आपने सब्स्टिट्यूट करना है फार्मूला में और उसको सॉल्व करना है। 7th स्टेप क्या है, स्टैटिस्टिकल डिसीजन। अब आपने डिसीजन लेना है। अब वो डिसीजन आपने कैसे लेना है, फॉर एग्जांपल ये एक डिसीजन ये है, अगर आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू को आपने एब्सोल्यूट बना लेना है, ठीक है, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेना है। चेक करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिसीजन रूल, ठीक है। It consists of rejecting or accepting, not rejecting the H naught. If it is rejected if the computed value of the test is fall in the rejection region. तो सिंपल है कि H naught रिजेक्ट होगा अगर आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू होगी वो उसमें लाई करेगी रिजेक्शन रीजन में, ठीक है। तो आपने रिजेक्ट करना है H naught को। अगर वो कंप्यूटेड वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू उस रिजेक्शन रीजन में लाई नहीं करती तो आपने क्या करना है, H1 को एक्सेप्ट करनी है। फिर आपने कंक्लूजन लेना है। इफ H नॉट इज रिजेक्टेड वी कंक्लूड दैट HA इज ट्रू। अगर H नॉट रिजेक्ट होगा तो डेफिनेटली जो HA है वो ट्रू होगा, यानी आपने क्या कह देना है कि HA ट्रू है, यानी नल है। जब H नॉट रिजेक्ट हो रहे थे H1 एक्सेप्ट होगा ना, या HA एक्सेप्ट होगा। वाइल इफ H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, अगर वो ये रिजेक्ट नहीं हो रहा तो डेफिनेटली HA जो है ना वो क्या हो सकता है,
मे बी ट्रू, ठीक है, मे नॉट बी ट्रू होगा बेसिकली। स्टेप्स कंटिन्यू, टू साइडेड टेस्ट। अब आपको पता है कि वन साइडेड टेस्ट भी होता है, टू साइडेड टेस्ट भी होता है, इसको हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट 1 में। सो अगर आपको ये स्किप हो गया तो दोबारा उसको देख लीजिएगा पार्ट 1 में कि वन साइडेड और टू साइडेड में क्या फ़र्क है। जब आपका रिजेक्शन रीजन लेफ्ट या राइट पर लाई कर रहा होगा तो वन साइडेड टेस्ट होगा। इसी तरह अगर आपका रिजेक्शन रीजन लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे लाई कर रहा होगा तो वो टू साइडेड टेस्ट होगा। सिमिलरली अब आप देखिएगा, अब हमने स्टेप नंबर 3 में जिसको हमने कहा है कि आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूलाज बनाने हैं, तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि वो क्या कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहला है जी टेस्ट, कि अब आप इसमें जी टेस्ट यूज़ करें। अब जी टेस्ट कब यूज़ होगा, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। द जी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन। इट कैन बी यूज्ड व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू 30। इस चीज़ को देखें, जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा तो जी टेस्ट उस वक्त यूज़ होगा। और व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या यूँ भी कह सकते हैं जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी आपका जो पॉपुलेशन डाटा है वो नॉर्मल को फॉलो करेगा और सिग्मा नॉन होगा। सो जब आपका n लार्ज होगा, 30 से अबव होगा, तो ऑटोमेटिकली जी टेस्ट यूज़ होगा। या आप यूँ भी कह सकते हैं जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करे और सिग्मा नॉन हो, तो भी आप सिग्मा यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो तो भी आप जी टेस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें ये फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। ये आपका स्टैटिस्टिक है एक्स बार, और म्यू आपका बेसिकली पॉपुलेशन पैरामीटर है, और ये आपके पास डिनोमिनेटर में जो है ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है। इसको हम बहुत डिटेल में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के और एस्टिमेशन के टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं देखा प्रॉपरली तो उसको भी आपने थोड़ा सा रिमाइंड करना है कॉन्सेप्ट्स को। ये जो आपके सामने सिचुएशन है इसको आप जी टेस्ट कहते हैं। ये कब अप्लाई होता है, जब एन लार्ज होता है, ठीक है, और आपने टेस्ट करना है मीन को, मीन ऑफ अ पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग आप कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन की, जिसको आप म्यू कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब आपके एन ग्रेटर देन 30 हो या इक्वल टू 30 हो तो उस सिचुएशन में जी टेस्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लेस देन है, तो अगर वो पॉपुलेशन डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और सिग्मा नॉन है तो भी आप जी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास सिग्मा अननोन होता है, सिग्मा अगर अननोन है, the central limit theorem states that when the population standard deviation sigma is unknown, the sample standard deviation s can be used in the formula as long as, ठीक है, इस बात को आपको क्लियर हो गया कि जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा तो हर हालत में आपका जी टेस्ट यूज होगा। सिर्फ फर्क इतना होगा, अगर सिग्मा अननोन होगा तो आपने s यूज करना होता है सिग्मा की जगह पे। यहाँ पर अगर आप नोट करें, इससे पहले आपने सिग्मा यूज किया है लेकिन यहाँ पर सिग्मा नॉन था, यहाँ पर देखिएगा। और अगर आपका सिग्मा नॉन नहीं है, अननोन है, लेकिन n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो फिर भी जी टेस्ट यूज होगा, लेकिन फिर यहाँ सिग्मा की जगह पे s यूज होगा। बहुत शॉर्ट सा इसमें डिफरेंस है, तो इसको आपने कवर करना है। तो ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला बन जाता है। तो आपने वो डाटा की बुनियाद पे डिसाइड करना होता है कि कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज होता है इसमें। उसके बाद हमारे पास है टी टेस्ट, या इसको आप स्टूडेंट स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कि इसमें स्टूडेंट स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। स्टूडेंट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी हम देख चुके हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट जब हमने स्टडी किया है, या फिर उसके बाद हमने जब एस्टिमेशन का लेक्चर देखा है उस कॉन्सेप्ट में भी हमने स्टूडेंट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन को कैरी किया है। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप दोबारा इस कॉन्सेप्ट को उन लेक्चर्स में देख सकते हैं। द टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन। ये भी आपका पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग है, ठीक है। अभी इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आप टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं। यहाँ पर आप जी टेस्ट में भी पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं, टी टेस्ट में भी पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन, एंड इज यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज नॉर्मली और अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
सो अब इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि ये यूज़ कब होगा। देखिए ना, फ़र्क से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि फार्मूला सेम है, जी टेस्ट की तरह ही है, लेकिन अजम्पशन भी सेम है कि आपकी जो नॉर्म एक्सेस है यानी डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा, उसमें सिग्मा अननोन होता है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। सिग्मा आपका अननोन होता है हर हालत में, ये बात अपने माइंड में रखें। सिग्मा इसमें नॉन नहीं हो सकता। थर्ड, इसमें ये होता है कि जो सैंपल साइज होता है वो स्मॉल होता है यानी लेस देन 30 होता है। सो एन लेस देन 30 एंड सिग्मा इज अननोन। ये दो मेन इसके जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आप कह दें कि जब ये टेस्ट कब यूज करते हैं, जब आपका सिग्मा अननोन होता है और एन लेस देन 30 होता है। अब अगर आप नोट करें, आपका जो बेसिकली वी टेस्ट है वो भी इस सिचुएशन में यूज होता है जब सिग्मा अननोन और एन ग्रेटर देन इक्वल 30 हो। अब सिग्मा अननोन है लेकिन एन लेस देन 30 हो जाए तो फिर आपने टी टेस्ट यूज करना होता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। आप देखें फार्मूला ये वाला साइड, इसकी राइट साइड बिल्कुल सेम है, लेकिन एक चीज में चेंज आता है कि टी टेस्ट यूज होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसमें होता है, इसका टेबल भी जी टेस्ट से चेंज होता है। सी टेस्ट में आपने टेबल जो यूज करना होता है वो टी टेस्ट से डिफरेंट होता है। टी टेस्ट में इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो यानी कि टोटल डिफरेंट वैल्यू देगा। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यूज करते हैं जिसको आप n-1 कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी आपके सामने इसकी आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। मैंने भी इसको पहले एलेबोरेट किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में। आपकी ये इधर डिफरेंस बताया गया है कि कैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है। सबसे ऊपर जो आपके पास है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर सबसे नीचे आपके पास ये है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पीक होती जा रही है, स्क्यूनेस आपकी बढ़ती जा रही है और वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करती जा रही है। तो जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपकी शेप भी नॉर्मल को फॉलो करती जाएगी। सो इसको हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है वो -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। और इसका जो मीन होता है वो ज़ीरो होता है, इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मीन। ये कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेस पीक्ड होती है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल से नीचे लाई कर रही होती है, यानी उससे कम पीक होती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रोचेज इनफिनिटी। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो कर जाएगी टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने पहले भी हम इसको देख चुके हैं, इसको हम दोबारा डिटेल में नहीं देखते। सो नेक्स्ट आपके पास है जी टेस्ट फॉर अ प्रोपोर्शन। तो जी टेस्ट पहले हमने जो देखा जी टेस्ट वो फॉर पॉपुलेशन मीन था। अब हम प्रोपोर्शन के साथ इसकी टेस्टिंग देख रहे हैं कि जी टेस्ट प्रोपोर्शन में कैसे यूज होता है। A hypothesis test involving a population proportion can be considered as a binomial experiment when there are only two outcomes। जब जब सिर्फ दो आउटकम्स होंगे तो वो एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल कहलाएगा। तो उसमें आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूज करते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होता है वो ट्रायल टू ट्रायल सेम रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बाइनोमियल को फॉलो करता है, और जब बाइनोमियल को एक्सपेरिमेंट फॉलो कर रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी जो टेस्ट है वही टेस्ट यूज करते हैं, लेकिन उसमें प्रोपोर्शन आपका मेन कॉन्सेप्ट, आप जो स्टैटिस्टिक है वो प्रोपोर्शन होगा। सो इसमें अगर नोट करें, अब आपने स्टैटिस्टिक्स पी हैट लिया है जो इक्वल है x/n के। इसी तरह ये आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन, ठीक है, विच इज़ पी क्यू ओवर स्मॉल एन। अब जो क्यू है इधर ये वो 1 - p के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी काई स्क्वायर टेस्ट फॉर सिंगल वेरिएंस। ये भी आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है बेसिकली, लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है? सिंगल वेरिएंस के लिए। इससे पहले आप देखें वी टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन, ये आपने प्रोपोर्शन के लिए टेस्टिंग की है। इससे पहले आपने वी टेस्ट फॉर दी पॉपुलेशन मीन यूज़ किया है, फिर टी टेस्ट फॉर दी पॉपुलेशन मीन यूज़ किया है। वो सिंगल के लिए भी यूज़ हो सकता है और टू सैंपल के लिए भी यूज़ हो सकता है। सो ये हम टू सैंपल के लिए बाद में इस पर देखते हैं, अभी हम सिंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास का स्क्वायर टेस्ट है फॉर सिंगल वेरिएंस। जब आपके पास सिर्फ एक वेरिएंस को आप टेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त, यानी इसको आप स्पेसिफाइड वेरिएंस भी कह सकते हैं। इसी तरह आप सेवरल वेरिएंसेस को भी टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप टू वेरिएंसेस को भी टेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये सिंगल वेरिएंस को अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप n-1 इंटू एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर यूज़ करते हैं। n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके लिए टेबल आपको डिफरेंट यूज़ होगा। जो इसके लिए टेबल यूज़ होगा वो काई स्क्वायर का टेबल डिफरेंट होता है, वो आपको गिवन होगा, उसको आपने यूज़ करना होता है। काई स्क्वायर टेस्ट की एजम्पशंस क्या हैं, क्या कब यूज़ होता है? जब आपके तमाम सैम्पल वैल्यूज़ हैं या जो डाटा है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा हो। ये तो इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा डाटा को रैंडमली सिलेक्ट किया जाना चाहिए। रैंडम आपकी चॉइस का, यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली यूज़ होनी चाहिए। द पॉपुलेशन मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द वेरिएबल अंडरस्टैंडिंग। जो पॉपुलेशन है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए। अब देखें ना, ये काई स्क्वायर की एक अजम्पशन है कि डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। डाटा रैंडमली सिलेक्ट होने के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी फॉलो करे, ये क्या है, अजम्पशन है काई स्क्वायर की। उसके बाद जो तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तमाम ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो थ्री बेसिक अजम्पशंस हैं। पहले तो रैंडमली सिलेक्ट किया जाना चाहिए डाटा को। सेकंड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए तमाम डाटा। इसी तरह पूरा जो कंप्लीट डाटा है वो वन बाई वन अगर ईच अदर आप नोट करें तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं, इसको हम कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके लिए जो इसकी एग्जांपल्स हैं उसको देखेंगे। तो पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। पहला टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आपके सामने सिंपल पॉपुलेशन मीन, जिसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसमें नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस यानी सिग्मा नॉन होता है, उसमें आपको ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूज़ करना होता है, जिसको हम बहुत डिटेल में अभी हम स्टडी करके आए हैं। सेकंड, आपके पास सिंगल पॉपुलेशन मीन विद अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस, तो इसमें अब टी टेस्ट यूज़ होता है, लेकिन n<30 होना चाहिए। ये आपका जो सेकंड है, अभी हम इसको स्टडी किया है अभी ही बिल्कुल थोड़ी देर पहले। अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स में जाएं 2 से 3 स्लाइड्स पहले, हमने टी टेस्ट यूज़ किया है जब n<30 होता है और सिग्मा अननोन होता है। ठीक है। थर्ड, आप देखें यही चीज़ डिफरेंस के साथ भी हो सकती है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। अब मैंने आपको बताया ये आपके पास सिंगल पॉपुलेशन है, इसमें सिंगल पॉपुलेशन डाटा यूज़ हो रहा है। तो इस ये मुमकिन है कि आपके पास पॉपुलेशन डाटा सिंगल ना हो, टू पॉपुलेशन डाटा हो, तो उसमें फिर आपको x1 में से x2 बार चाहिए। तो आप देखें इस चीज़ को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी देख चुके हैं और एस्टिमेशन के टॉपिक के में भी आप इसको करके आए हैं कि जब आपके डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन हो तो क्या क्या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास वी टेस्ट यूज़ होगा जब आपके पास सिग्मा जो है ना नॉन होंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर वो अननोन होंगे और अनइक्वल वेरिएंसेस होंगे, अनइक्वल का मतलब है इक्वल नहीं हो, यहाँ पर तो नॉन वेरिएंसेस है ना। अब अगर आपके पास एक तो सिग्मा अननोन हो और दूसरा अनइक्वल वेरिएंस हो, यानी यहाँ पर भी वेरिएंसेस आपके अनइक्वल होंगे, यानी इक्वल वेरिएंस नहीं होंगे। अगर इक्वल होंगे तो फिर आपको दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अनइक्वल वेरिएंस यानी इक्वल दोनों पॉपुलेशन डाटा के वेरिएंसेस इक्वल नहीं होंगे, तो आपको ये टी टेस्ट यूज़ होगा। ठीक है। और n<30 होगा। n<30 का मुराद आपको पता होना चाहिए कि n1 भी और n2 भी <30 है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन विद अननोन बट अज्यूम्ड इक्वल वेरिएंस। अब यहाँ पर अगर इक्वल वेरिएंस होंगे तो पूल्ड वेरिएंस यूज होगा। तो ये भी पूल्ड वेरिएंस का कंसेप्ट भी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में देख के आए हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पूल्ड वेरिएंस का यूज होता है जब आपके पास इक्वल दोनों डाटा के इक्वल वेरिएंसेस हो। ठीक है। n<30 होगा दोनों का, n1 भी और n2 भी <30 होगा, तो आपने टी टेस्ट यूज करना है। सिमिलरली ये भी यूज़ हो सकता है कि मीन डिफरेंस यानी कि पेयर्ड हो। पेयर्ड का मतलब होता है जब आपके पास डाटा आपस में लिंक कर रहा हो, डिपेंडेंट हो, ऑब्जर्वेशंस आपकी पेयर्ड हो, डिपेंडेंट हो, यानी यूँ हो फॉर एग्जांपल आपके पास बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट हो। अब देखें ना, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूँ इस तरह के, आप लोग हैं, किसी भी स्टूडेंट का वेट अगर आप लेते हैं टू टू मंथ बिफोर, 2 मंथ बिफोर अगर आप वेट ले, यानी आपने बिफोर 2 मंथ पहले उसका वेट लिया था, वो फॉर एग्जांपल 80 kg है, और फिर आपने आफ्टर 2 मंथ आपने उसका वेट लिया है क्योंकि उस दौरान उस 2 मंथ के दौरान उसने एक्सरसाइज की है, थोड़ी सी डाइट प्लान यूज़ किया है, तो उसका वेट फॉर एग्जांपल 2 मंथ के बाद चेंज हो गया, 75 हो गया। तो देखें ये क्या है, पेयर्ड है, यानी कि जो बिफोर वाला वेट है या आफ्टर वाला वेट है, इन दोनों को देखें, इनके दरमियान जो है ना बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट आ रहा है, वो पेयर्ड है, डिपेंड कर रहा है।
इस तरह और भी काफ़ी कंपनी में इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आपस में पेयर्ड हो, तो उसमें डी बार यूज़ करते हैं, जिसको आप डिफरेंस भी कह सकते हैं, एक्स माइनस वाई, यानी कि बिफोर और आफ्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद ये आपको गिवन होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपका पेयर टी टेस्ट इसको कहते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का पॉपुलेशन टेस्टिंग भी हो सकती है कि आपने सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग करनी है, जिसको आप पी हैट कहते हैं, या पी हैट इसको लिखिएगा, ये यूजुअल नोटेशन नहीं है, यूजुअल नोटेशन पी हैट होती है। तो ये भी हम अभी थोड़ी स्लाइड्स के पहले यानी इसको हम डिस्कस करके आए हैं कि सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैसे टेस्टिंग होती है, जब आपने इसका बेसिकली सिंगल डाटा है, ये भी ना माइंड में रखें, डबल डाटा नहीं है, यानी टू डाटा नहीं है आपके पास। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, जब आपके टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का डिफरेंस चेक कर रहे होंगे, उसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे, तो उसमें P1 माइनस P2 स्टैंडर्ड एरर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अपने माइंड में रखिएगा। ये टेस्ट सारे ये अब ये बेसिक फार्मूलाज हैं, और इसके अलावा का इसके टेस्ट भी अभी हमने देखा है, और भी बहुत सारे टेस्टिंग हैं। तो ये कुछ यूजुअल जो यूज़ होने वाले हैं उनको हमने डिस्कस किया है। इसकी एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी, और डिफरेंट सोर्स से भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगी। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करनी है। तो पहले तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स जो पीछे हमने डेवलप किए हैं वो कवर होने चाहिए, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वो कवर नहीं हुए, दोबारा उसको आपने कवर करने हैं, फिर इंशाल्लाह एग्जांपल्स में आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। A certain breed of rats shows a mean weight gain of 65 gram during the first 3 months of life. 16 of these rats were fed a new diet from birth until age of 3 months. The mean was 60.75 gram. If the population variance is 10 gram, is there a reason to believe at the 5% level of significance that the new diet caused a change in the average amount of weight gained? अब देखें, सबसे पहली चीज़ आपको पता चल गई है, आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, इसको आप अल्फा कहते हैं, विच इज़ 5%, यानी 0.05। अगर ये आपको ना गिवन होता तो भी आपने 5% लेना था। ठीक है, ये 1% भी हो सकता है, या 10% भी हो सकता है, वो जो आपको उसने गिवन दिया वो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ना गिवन हो तो यूजुअली आप 5% से इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपने न्यू डाइट का जो है ना वो चेक करना है कि क्या उसमें चेंज आया है एवरेज अमाउंट के लिहाज से। एवरेज यानी इसमें आपने एवरेज लें, इसका मतलब आपने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना है, क्योंकि आपको मीन जो है ना वो भी एवरेज होता है ना। तो आपने पॉपुलेशन मीन को टेस्टिंग करनी है, बाकी आपको सैंपल डाटा गिवन है, यानी एन भी गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, और पॉपुलेशन मीन की वैल्यू भी गिवन है। सो इसको देखते हैं कैसे आपने एवरेज टेस्टिंग करनी है। देखें, पहले तो H0 बनाना है, ये गिवन नहीं है, सोल्यूशन है। H0 आपने बनाया म्यू इज इक्वल 65। अब म्यू कैसे पता चला कि आपने म्यू यूज़ किया, सॉरी देखिएगा, म्यू में आपके पास यहाँ पर तो उन्होंने कहा एवरेज अमाउंट ऑफ वेट गेन्ड, ये उन्होंने कहा। अब आप उसने कितना वेट गेन किया है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो है ना उन्होंने बताया अ सर्टेन ब्रीड ऑफ रैट शोज अ मीन वेट गेन ऑफ 65 ग्राम, ये उनका वेट गेन हुआ है 65 ग्राम। आपने जो टेस्टिंग करनी है वो कौन सी करनी है, वो भी यही करनी है, एवरेज अमाउंट ऑफ वेट गेन्ड, इसकी टेस्टिंग करनी है। एवरेज अमाउंट, एवरेज आपको पॉपुलेशन मीन की इक्वल हो गया, और अमाउंट ऑफ वेट गेन, कितना वेट गेन हुआ है। अगर आप नोट करें इस पूरे डाटा में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें जो वेट गेन की वैल्यू गिवन है वो 65 ग्राम है। सो ये आपको गिवन है कि आपने इसके बुनियाद पर टेस्टिंग करनी है। ठीक है, सो अब आप देखिएगा कि म्यू इज इक्वल टू 65 आपको ये गिवन है, इसकी आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इज इक्वल टू क्यों लगा है, यहाँ पर लेस देन क्यों नहीं लगा, या लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लगा। यहाँ पर वो बात कर रहा है, इसको देखिएगा, cause a change in the average amount of weight gained। यहाँ पर उन्होंने कोई बात नहीं की कि आपने इसको ये नहीं कहा कि बिफोर या आफ्टर में क्या यानी कि लिंक है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इससे कोई बात नहीं की। वो तो कह रहा है कि इसकी ये टेस्ट करें कि वो 60 उसने वेट गेन किया है, यानी 65 को ही टेस्ट करना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये टू टेल्ड हो गया। तो जब ये म्यू इज इक्वल टू 65 इसका अल्टरनेटिव नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे हम इसका नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि वहाँ पर आपको एग्जांपल में भी मैं बताऊंगा कि उधर क्या डिफरेंस है इनके दरमियान।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने अल्फा यूज करना है 0.05, ये आपको गिवन है। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने बनाया है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सिग्मा या ये कैसे पता चला यहाँ जी टेस्ट यूज हो रहा है, या यही कैसे पता चला है कि आपने सिग्मा यूज करना है या एस यूज करना है। तो थोड़ा सा आप दोबारा अपने इस इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है उसको देखिएगा। 16 ऑफ दीज, ये आपको एन गिवन है, वर फेड अ न्यू डाइट फ्रॉम बर्थ अंटिल एज ऑफ 3 मंथ, देन द मीन वाज 60.70 ग्राम, द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 10 ग्राम। अब देखें, अब आपको पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है। इफ द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 10 ग्राम, इसका मतलब है आपको पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है। जब पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन हो और आपने टेस्टिंग करनी है पॉपुलेशन मीन की और एन, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, जब सिग्मा नॉन हो तो हर हालत में आपने क्या यूज करना होता है, जी टेस्ट यूज करना होता है। इफ सिग्मा नॉन, तो सिग्मा तो आपको नॉन है तो आपने जी टेस्ट यूज करना है। टी टेस्ट तो तब यूज करते हैं ना जब आपके, क्योंकि एन तो यहाँ पर लेस देन 30 है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा गिवन है। अगर सिग्मा गिवन ना होता और एन लेस देन 30 जैसे इस एग्जांपल में है तो आपने टी टेस्ट यूज करते हैं, लेकिन सिग्मा तो गिवन है। तो जब सिग्मा गिवन होगा तो इस सिचुएशन में जी टेस्ट ही यूज करेंगे। पहले हम इसको क्लियर कर लिया है हमने कॉन्सेप्ट कि जी कब यूज करना है। तो जी टेस्ट फॉर द पॉपुलेशन मीन हमने अप्लाई किया है, जिसमें आपने ये क्रिटिकल रीजन बनाया है जिसको इन्होंने जी वन में अल्फा बाई 2, ठीक है, 0.97 आ गया। इसको आपने टेबल में देखा 1.96 आ गया। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि अल्फा 0.05 होगा तो क्रिटिकल वैल्यू आपकी जी टेस्ट की क्या बनेगी, 1.96 बनेगी। इसको हम पहले स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी जो स्लाइड्स हैं उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया है कि क्रिटिकल वैल्यू 1.96 कब होगी। तो इसको टेबल से भी देख सकते हैं, हमने ये Z.97 टेबल में, जी टेबल में इसको देखा है 1.96 आ गया। तो ये आपकी बेसिकली डिसीजन रूल या क्रिटिकल वैल्यू बन गई है, ठीक है। अब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो स्टेप 3 में बनाया है इसको आपने क्या करना है, कंप्यूट करना है। ये स्टेप 5 बन गया। सो एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, ये फार्मूला यूज़ करना है। इसमें आपने एक्स बार अब 60.75 यूज़ किया, ये कहाँ से आया, इसको मैं आपको बता देता हूँ। द मीन वाज 60.70 ग्राम, ये 3 मंथ के बाद उसका मीन इतना हो गया, ठीक है। ये द पॉपुलेशन वेरिएंस इज देयर, ठीक है। सो अब ये आपके पास एक्स बार गिवन है, ठीक है 16। अब आपने देखें ये 16 रैट्स को स्टडी किया है, तो ये सैंपल डाटा है, पूरा कंप्लीट डाटा नहीं स्टडी किया आपने, सिर्फ 16 रैट्स को स्टडी किया, तो ये सैंपल डाटा है। और एक्स बार उसका गिवन है 60.75 ग्राम, ठीक है, राइट। सो एक्स बार 60.75 ये गिवन है। म्यू इज इक्वल टू 65, यहाँ अपने म्यू नॉट की वैल्यू लेनी है विच इज 65, ये जी ये जो आप गिवन है ये आपने यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद 10 आपके पास सिग्मा की वैल्यू है जो आपको गिवन है। उसके बाद आपने एन आपको गिवन है वो 16 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, सॉल्व करना है। तो -5.38 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी टेस्ट का, ठीक है, यानी जी टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब आपने चेक करना है कि ये क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, अब देखें कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है या नहीं कर रही, ये देखना है। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, अब ये भी माइंड में रखें, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखना होता है, ये माइनस है। अब आपने देखना है ओहो -5.38 तो 1.96 से लेस देन है, तो ये तो रिजेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं करना, अब आपने देखना है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करना है कि जी जो टेस्ट से अगर वो माइनस में आ रहा है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपने इस क्रिटिकल रीजन के साथ कंपेयर करना है। सो आप देखें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 5.38 आ जाएगा। तो 5.38 ग्रेटर देन है 1.96 से, यहाँ पर 4.13 लिखा हुआ है, ये ज़रा मिस्टेक है। ये क्या दूसरे एग्जांपल का यहाँ पर हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपने यहाँ पर इस जगह पे लिखना है सॉरी 5.38 ग्रेटर देन इक्वल टू या 5.38 ग्रेटर देन 1.96। सो क्योंकि ये ग्रेटर है इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। वो रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट दी एच ए, यानी एच ए से मुराद क्या हो गया, नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। The new diet causes a statistically significant change in the average amount of weight gained.
अब जो न्यू डाइट आपने यूज़ की है उससे ये पता चला है कि स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। चेंज इन द एवरेज अमाउंट ऑफ वेट गेन, तो उसमें डिफरेंस आया है, मतलब उसमें एवरेज अमाउंट ऑफ वेट में गेन हुआ है। तो ये चीज़ आपने यूज़ की है, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल थी। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो कि अगर आपको सिग्मा अननोन हो, यानी सिग्मा की वैल्यू ना गिवन हो, तो आपने क्या करना है, इस एग्जांपल को हम देखते हैं। इन द प्रीवियस एग्जांपल द पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, सॉरी द प्रीवियस एग्जांपल में पॉपुलेशन वेरिएंस नोन था, और इसमें अगर पॉपुलेशन वेरिएंस अगर आपको अननोन हो एंड द सैंपल वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन इज, देखें वो ये बताना चाह रहा है कि अगर प्रीवियस एग्जांपल जो आपने देखी है उसमें आपके पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो गिवन था, लेकिन अगर आपको पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो और उसका सैंपल वेरिएंस गिवन हो 3.84, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है अगर ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 16 ऑफ दीज रैट्स दिए गए हैं, ये नहीं बताया गया कौन कौन से हैं, उसकी क्या वेट्स हैं, ये वो। अगर आपको वो 1 बाई 1 हर एक 16 रैट्स पूरे लिखें और उनके 1 बाई 1 अगर आपको उनका डाटा दे दे, उनका वेट दे दे, और आपको मीन ना बताए, आपको वेरिएंस ना बताए, तो आप उसका डेफिनेटली मीन भी फाइंड कर सकते हैं डाटा यूज़ करके, और वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिग्मा तो अननोन होगा आपको, लेकिन आप वेरिएंस एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि अगर पॉपुलेशन वेरिएंस आपको अननोन हो और सैंपल वेरिएंस गिवन हो, अगर सैंपल वेरिएंस ना भी गिवन हो तो सैंपल वेरिएंस फाइंड किया जा सकता है, डाटा आपको गिवन होगा, या तो सैंपल वेरिएंस की वैल्यू गिवन होगी या डाटा गिवन होगा, उससे आपने सैंपल वेरिएंस फाइंड कर लेना होगा। सो सैंपल वेरिएंस अगर 3.84 होगा, जिसको आप एस से डिनोट कर सकते हैं, सॉरी सैंपल वेरिएंस नहीं है, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन है 3.84। सो आपने एस की जगह 3.84 यूज़ करना होगा। अब आप देखें यहाँ एस यूज़ हो रहा है और एन भी लेस देन 30 है, तो आपका टेस्ट जो यूज़ होगा वो टी टेस्ट यूज़ होगा। बाकी आपके सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ आपका टेस्ट जो यूज़ होगा स्टैटिस्टिक, वो टी टेस्ट यूज़ होगा। कैसे? क्योंकि इसमें एक तो पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होगा, और जिसको एस का है वो गिवन है, या फिर बेशक आप एस फाइंड कर लेंगे अगर डाटा गिवन होगा, और एन भी लेस देन 30 है। जब एन लेस देन 30 होगा तो ऐसे सिचुएशन में, और एस भी आपको एस गिवन होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन नहीं होगा, तो एस सिचुएशन में टी टेस्ट यूज़ करते हैं। सो उसके लिए आपने ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 किया, और वी एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको अपने टेबल टी टेबल में देखा तो 2.13 आ गया। ये टेबल से देखा है वैल्यू, ठीक है। 1 माइनस अल्फा बाई 2 किया 0.975 आ गया, और उसको जो एन माइनस 1 करेंगे जिसको 15 आ जाएगा, तो 15 के कॉलम में देखेंगे सिमिलरली, यानी कि आपको टी टेबल में वैल्यू देखनी पड़ेगी, 2.13 आ जाएगा। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपको इसको कंप्यूट करना है, वो आ गया -4.13। सो -4.13 ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है। अब आपने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू आप देखें, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन होगा इससे, बिल्कुल ऐसा ही है कि 4.13 ग्रेटर देन है 2.13 से, तो ये आपका क्रिटिकल रीजन यानी इसमें लाई कर रही है ये वैल्यू। जब ये क्रिटिकल रीजन में वैल्यू लाई कर रही है, यानी इट फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, क्योंकि ये देखें ना रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है कि 4.13 ग्रेटर है 2.13 से, यही रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन क्या है? रिजेक्शन रीजन यही है ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिसीजन रूल या क्रिटिकल रीजन। सो ये आपका क्रिटिकल रीजन में वैल्यू लाई कर रही है, यानी वाकई 4.13 ग्रेटर देन है 2.13 से। सो रिजेक्ट द एच नॉट एंड एक्सेप्ट द एच ए, द न्यू डाइट causes statistically significant change in the average amount of weight gained। तो ये आपकी कुछ बेसिक एग्जांपल थी जिसमें हमने क्या किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द पॉपुलेशन मीन किया है। यूज़ क्या किया, पहले री टेस्ट यूज़ किया है, फिर आपने टी टेस्ट यूज़ करके देखा है। तो नेक्स्ट ये एग्जांपल आप और भी कर सकते हैं, मैं आपको एंड में डाटा प्रोवाइड करूंगा, उस तरह की एग्जांपल आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। समरी देख लेते हैं जी। सबसे पहले इस पूरे सेशन में हमने क्या देखा है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एस्टिमेशन अबाउट अ पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी ठीक है, एस्टिमेशन आपने करनी होती है पॉपुलेशन के साथ। टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आपने डाला, हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिफरेंस चेक किया है। फिर आपने ये देखा है कि री टेस्ट कब यूज़ होता है, इसको भी हमने देख लिया कि जब सिग्मा आपके पास नॉन हो
और उस सिचुएशन में री टेस्ट यूज़ होता है। या सिग्मा अगर नॉट नोन हो और आपकी जो सैम्पल साइज़ है वो 30 या 30 से अबव हो तो भी री टेस्ट यूज़ होता है। सिमिलरली आपने टी टेस्ट को देखा कि वो कब यूज़ होता है। टी टेस्ट भी आपको पता चल गया है जब n लेस देन 30 हो और आपके पास सिग्मा अननोन हो और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी टी टेस्ट यूज़ होता है। उसके बाद आपने देखा है कि टेस्ट स्ट्रेटजीज को कंप्यूट कैसे करते हैं, सैम्पल डाटा की बुनियाद पे कंप्यूट करते हैं। फिर आपने देखना है कि वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है नहीं कर रही, फिर उसकी बुनियाद पे आपने एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैन बी वन टेल और टू टेल डिपेंडिंग ऑन दी हाइपोथेसिस। वो वन टेल भी हो सकते हैं, टू टेल भी हो सकते हैं। ये हाइपोथेसिस की बुनियाद पे पता चलता है। हाइपोथेसिस में देखें ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो आप देखेंगे, अगर तो वो नॉट इज इक्वल टू होगा तो वो टू टेल होगा, अगर वो लेस ग्रेटर देन होगा तो राइट टेल होगा, और लेस देन होगा तो लेफ्ट टेल होगा। तो ये इसको हम डिटेल में हमने इसको चेक किया है। उसके बाद आपने उसकी रिजेक्शन देखनी है, कैसे रिजेक्ट करना है, और सिग्निफिकेंट कब होता है, नॉन सिग्निफिकेंट कब होता है। क्रिटिकल रीजन भी आपने डिफाइन किया है, और सिग्निफिकेंस लेवल आपने इसमें कुछ एरर्स होते हैं जिसमें टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है, इसको भी हमने डिटेल में देखा है। और उसके बाद आपने सिंगल वेरिएंस के साथ कैसे आप टेस्टिंग करते हैं, उसमें काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ होते हैं, उसको भी हमने थोड़ा सा उसका फार्मूला डिराइव किया है। जिसमें आप देखें ना, यहाँ पर आपने टेस्टिंग करनी होती है सिंगल वेरिएंस के साथ। जब सिंगल वेरिएंस को टेस्ट करें, यानी पहले तो हमने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट किया है तो आपने जी टेस्ट या टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को यूज़ करेंगे तो भी जी टेस्ट यूज़ होगा, टेस्ट करेंगे। और जब आपका सिग्मा यानी वेरिएंस के साथ टेस्टिंग करेंगे, यानी सिग्मा स्क्वायर की टेस्टिंग करेंगे, तो आपने काई स्क्वायर यूज़ करना है अगर वन सिंगल यानी कि वेरिएंस यूज़ हो रहा है। रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन आंसरिंग मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखें ना, क्योंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने सेशन को, तो अब देखें कैसे आप कंक्लूड करेंगे कि हमने क्या सीखा है। अब एग्जांपल से थोड़ा देख लेते हैं। विल अ न्यू ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर। देखिए, अब आपका रिसर्चर का क्वेश्चन है कि क्या न्यू जो ड्रग है उससे ब्लड प्रेशर लोअर हो रहा है, या विल सीट बेल्ट्स रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ इंजरीज काज्ड बाय एक्सीडेंट्स। अब आप नोट करें, न्यू ड्रग जो उसने चेंज की होगी वो चेक कर रहा है क्या उससे ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसी तरह आप देखें कि सीट बेल्ट अगर आप लगा लेते हैं तो इससे क्या एक्सीडेंट्स में जो इंजरीज हैं वो कम होती हैं या नहीं होती। इस तरह की आपने स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट बनाने के बाद उसमें आपने कुछ सैंपल डाटा लेना होता है। सैंपल डाटा लेने के बाद आपने उसकी टेस्टिंग करनी होती है। These types of questions can be addressed through statistical hypothesis testing, which is a decision-making process for evaluating claims about a population. So ये कुछ हमारे डिटेल हमने डिस्कशन की है इन चीज़ों पे। होप्स कि आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। अगर कुछ रहती हैं तो आप उसमें कंफर्म कर सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये आपके सामने एक डाटा है एग्जांपल, इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको रैंडम सैंपल की इंफॉर्मेशन बताई गई कि 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो आपके पास पॉपुलेशन नॉन टू बी नॉन नॉर्मल, ये नॉन नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। सैंपल वैल्यूज़ आपको गिवन है, एक्स बार गिवन है, एस स्क्वायर गिवन है, टेस्ट हाइपोथेसिस। ये देखिएगा, ये कौन सी साइड का टेस्ट है, यानी कि ये आपके पास टू टेल नहीं है, ये राइट टेल टेस्ट है। तो राइट टेल टेस्ट है तो एसोसिएशन में क्रिटिकल रीजन भी आपका चेंज होता है, क्रिटिकल वैल्यू यानी कि वो चेंज हो जाती है। तो ये सारी बातें इसको डिटेल में आप देखिएगा। अब ये नहीं है कि आपको बुकिश मटेरियल नहीं देखें, आपने लाजमी बुकिश मटेरियल देखना है, और भी एग्जांपल्स को आपने नोट करना है कि वो कैसी एग्जांपल सॉल्व हो रही हैं बुक से। ये ना हो कि आप सिर्फ स्लाइड से ही अपनी प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम्स की, आप लाजमी और एग्जांपल्स को भी फॉलो करें। सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में शायद ना भी मिले, कुछ चीज़ें वो मिस हो गई हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जब आपको कुछ भी ना गिवन हो, यानी ना मीन गिवन हो ना वेरिएंस गिवन हो, और आपको डाटा गिवन हो, तो आप खुद ही यहाँ से मीन फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब आप नोट करें, इस पूरे डाटा में 10 इंडिविजुअल आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन तो नॉर्मल है, ये बात तो क्लियर होगी। अजम्पशन है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल होगी तो या तो आप जी टेस्ट यूज़ करेंगे या टी टेस्ट यूज़ करेंगे। दी हाइट्स आर फाउंड टू बी इन इंचेस इन द लाइट ऑफ सॉरी, अगर आपने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना है ना और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो डेफिनेटली या जी टेस्ट यूज़ होगा या टी टेस्ट, क्योंकि अब हमने एच नॉट म्यू इक्वल 66 इसको टेस्ट करना है। ये आपके पास नल हाइपोथेसिस है, इसका अल्टरनेटिव नॉट इज इक्वल टू 66 बन जाएगा। टू टेल टेस्ट है ये बेसिकली। इसमें अब आपने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना है। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं
कौन सा जो है ना डाटा, सॉरी कौन सा टेस्ट यूज़ करूँ। सो अब आपने देखना है कि इसमें क्या आपको सिग्मा गिवन है, नहीं गिवन, सिग्मा कहीं नहीं गिवन, आपको डाटा गिवन है। तो इस डाटा को यूज़ करके आपने इससे एक्स बार भी फाइंड कर लेना है और इससे आपने एस भी फाइंड कर लेना है। अब आपके देखें एन लेस दैन 30 है, क्योंकि एन एन आपका 10 है, ये लेस दैन 30 है, और सिग्मा यानी पॉपुलेशन वेरिएंस भी या फिर वो भी आपको अननोन है। तो ऐसी सिचुएशन में आप टी टेस्ट यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर कोई आपके कॉन्सेप्ट रह गए हैं तो उससे भी आप डिस्कस कर लें और मैक्सिमम एग्जांपल्स परफॉर्म करें, क्वेश्चन परफॉर्म करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।